वन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो इंश्योरेंस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स में और देखते हैं। लास्ट हम आईआरडीए के बारे में देख चुके थे, री इंश्योरेंस के बारे में देखते हैं। देखो बेसिकली क्या है री इंश्योरेंस के अंदर में, और प्लीज़ मेरी राइटिंग को इग्नोर करिएगा, वो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि मैं मोबाइल पे टाइप करता हूँ तो इसकी वजह से राइटिंग में थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो इंश्योरेंस जो है वो एक बहुत वेरी रिस्की बिजनेस है, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ऑफ़र करती हैं इंश्योरेंस अपने क्लाइंट्स को। ठीक, अब उन्होंने अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र कर दिया इंश्योरेंस। मान लेते हैं कि कोई भी एक कंपनी है, ए नाम की कंपनी है, उसने क्लाइंट को इसको इंश्योरेंस दे दिया। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि इस कंपनी को भी, जिसने ये इंश्योरेंस दिया है, इसको भी कई बार ऐसा लगता है कि इसको भी फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ये सारी चीज़ें। मतलब लोग, ये सबसे पहली बात तो क्या है कि देखो लोग इतने ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं लेते हैं हमारे यहाँ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। और ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है वो मैं आगे अभी बताऊँगा। तो अब लोग इतने ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, तो इसको भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है कि अगर कल को कोई दिक्कत आ जाती है तो मैं कैसे करूँगा चीज़ें। तो ये भी, इसको भी ये क्या सोचता है कि मैं भी अपने लिए एक इंश्योरेंस ले लेता हूँ। अब इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए इसको कौन सी कंपनीज है कौन सी नहीं है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जो कि लास्ट लेक्चर था। तो अभी ये भी क्या करता है, ये भी अपने आप को री इंश्योर्ड करा लेता है, यानी कि री इंश्योरेंस लेते लेता है, ताकि अगर कल को चल के इसको कोई दिक्कत आए। मान लीजिए कि सारे क्लाइंट तो इससे पैसे मांगेंगे, ठीक। अब इसके पास भी पैसों की दिक्कत आएगी तो वो उन लोगों को कैसे दे पाएगा। एक तो वैसे ही लोग इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं, और प्लस और कल को ये उनको अगर पैसे नहीं दे पाया तो फिर और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए ये री इंश्योरेंस लेना इसकी एक मजबूरी बन जाती है। तो ये री इंश्योरेंस ले लेता है। और मतलब ये जो री इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कौन करती है, हमारी जीआईसी री करके जो हमारी कंपनीज थी, जिसके अंदर में 4 कंपनीज आती थी बेसिकली। तो इस वजह से ये री इंश्योरेंस ज़रूरी हो जाता है खासकर, और ड्यू टू बिकॉज ऑफ लो पेनिट्रेशन, ठीक। और अगर इसमें देखा जाए तो ये जो री इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो भी रेगुलेट करी जाती है किसके द्वारा, ये जो लास्ट मैंने डिस्कस करा था आईआरडीए के द्वारा ही इसको भी क्या करा जाता है, डील करा जाता है री इंश्योरेंस कंपनीज को भी। अब इस तरीके की काफ़ी सारी अलग अलग कंपनी हैं। जस्ट लाइक जैसे अगर देखा जाए तो 2006 में जो आईआरडीए ने इनिशियली अप्रूवल भी दिया 4 फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनीज को भी, यानी कि जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो कि फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनी हैं, उनको भी अप्रूवल दिया 2016 में। री इंश्योरेंस कंपनी को भी अप्रूवल दिया, ठीक। और वो किस किस को दिया गया, जो कि दो तो बिलोंग करती थी जर्मनी को। किसको, जर्मनी को, जिसको म्यूनिक रे करके आप जानते हैं। जर्मनी को म्यूनिक रे, म्यूनिक RE रे, यानी कि वो री इंश्योरेंस, जो कि हैनोवर की थी, स्विट्जरलैंड की थी एक स्विस री करके, फ्रांस की थी SCOR करके, ठीक। फ्रांस की थी SCOR करके, और 2 कंपनी थी जर्मनी की, यानी कि दोनों 2 कंपनी जर्मनी की, बाकी एक स्विट्जरलैंड एक फ्रांस की। और अगर आप देखेंगे इसके अलावा तो जो म्यूनिक रे थी वो लार्जेस्ट री इंश्योरेंस प्लेयर है वर्ल्ड में, और जो स्विस रे है वो लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट पे कौन आता है, जर्मनी की म्यूनिक रे री इंश्योरेंस वाले केस में, और स्विट्जरलैंड जो आता है वो सेकेंड पे आता है, ठीक। और अगर देखा जाए तो 2 अदर फॉरेन कंपनीज भी हैं, जस्ट लाइक जैसे यूएस की बेस्ड है री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका, यूके की बेस्ड है एक्सेल कैटलिन, जो कि अभी भी अभी भी अप्रूवल का वेट कर रही थी। आई थिंक अभी इनको फाइनल अप्रूवल मिल भी गया है मेरे हिसाब से। नहीं भी मिला है तो एक बार चेक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। बाकी इनको तो ये अप्रूवल है। नेक्स्ट चलते हैं DICGC। DICGC, DICGC का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो DICGC है ये सेटअप करा गया था मर्ज करके। इसमें मर्ज क्या क्या हुआ था, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो कि 1962 की थी, और दूसरी कौन थी, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन CGC, जो कि 1971 की कंपनी थी। इन दोनों को एक साथ मिला के DICGC बनाया गया 1978 के अंदर में, ठीक। अब ये जो क्या करता है, ये इंट्रोड्यूस करा गया भारत में, जितने भी कंसर्न आ रहे थे प्रोटेक्ट करने के लिए डिपॉजिटर्स के, इंश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कंसर्न आ रहे थे, कॉन्फिडेंस जो होता है बैंकिंग सिस्टम में उसको हेल्प करने के लिए, और डिपॉजिट को मोबिलाइज करने के लिए। यानी कि कुल मिला के मान लीजिए कि कल को आप
कहाँ जाएं, आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, ये बी से कोई एक बैंक है, पी से पीपल है, कल को ये बैंक में जाके पैसे जमा कर देते हैं और ये जो है ये पूरी तरीके से दिवालिया घोषित हो जाती है ये बैंक, और आपका पैसा आपको भी नहीं मिल पाता है। तो उस समय पे आपका क्या होगा, एक तो ट्रस्ट लूज़ होगा, प्लस जो अदर लोग हैं जिनके अकाउंट भी नहीं हैं तो वो भी अकाउंट नहीं खोलेंगे कि अरे हमारा पैसा ही हमको नहीं मिल रहा है तो हम क्यों करें। ठीक, मतलब ये इसकी इतनी ज़्यादा खस्ता हालत हो जाती है इस बैंक की। तो अब वहाँ पे फिर कैसे इस चीज़ को टैकल आउट करा जाए, तो उसी चीज़ के लिए क्या आती है DICGC, जो कि एक क्रेडिट गारंटी देती है। ठीक, जो कि एक क्रेडिट गारंटी देती है। क्रेडिट गारंटी इन द सेंस कि आपका क्या करना है कि अगर कोई एक बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है तो 1 लाख रुपए आपको बैंक देने का स्टार्टिंग में वादा करती है, और बाद में 2020 में इस अमाउंट को 5 लाख कर दिया जाता है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये तो आपको 1 लाख दे दिए गए, मतलब आपको 1 लाख दे दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, बट ये है कि जैसे किसी का कुछ एक अमाउंट है, मतलब मान लीजिए कि 10 1 लाख रुपए रखा हुआ है तो उसको 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ज़रूर देगी। ठीक, अब इस चीज़ को इंक्रीज़ करके गवर्नमेंट ने 2020 में 5 लाख कर दिया था। और इससे क्या होता है बेसिकली, ये जो रिड्यूस करते हैं सिस्टम के रिस्क को रिड्यूस करते हैं, और प्लस इंश्योर करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। और जो लोगों का जो एक ट्रस्ट है जो कि सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अब आप बोलेंगे सर लोगों का ट्रस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है, यार देखो हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो बैंकिंग से ही चल रही है, एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों लोग बैंक में जाके पैसे जमा करते हैं, लोगों का जो पैसा है वो ये इंडस्ट्रियलिस्ट को देते हैं, या किसी भी एक इंडस्ट्री को खोलने के लिए पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट उस इंडस्ट्री को खोलता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ती हैं तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है लोगों को, फिर उनको सैलरी मिलती है, और ये जो कुछ पेमेंट जो है वो फिर जस्ट लाइक मान लीजिए कि 10% का इंटरेस्ट पे लिया था तो 10% का फ़ायदा इस बैंक को भी होता है। तो इससे पूरी एक साइकिल चलती रहती है। अगर ये साइकिल ही चरमरा जाएगी, लोगों का विश्वास ही नहीं होगा बैंकिंग सिस्टम में, लोग बैंक में जाके पैसे ही नहीं रखेंगे, तो पूरा एक फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा। ठीक, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगेंगी। जब बहुत सारी इस तरीके की दिक्कतें आने लगेंगी तो फिर इकोनॉमी की भी खस्ता हालत हो सकती है। ओके, और इस तरीके से मतलब काफ़ी अदर कंट्रीज़ भी हैं जो कि इस तरीके का अपना डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं लोगों को। ओके, USB, UKB, ब्राज़ील, चाइना सब की एक अलग अलग है लिमिट, और सब ने अपना अपना अलग अलग लिमिट भी सेट कर रखा है। एक होता है ECGC करके, ECGC। ECGC होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यानी कि ऑब्वियसली बात है ये कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड सर ये गारंटी प्रोवाइड कराएंगे, एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये गारंटी प्रोवाइड करा रहे हैं। अब एक्सपोर्ट से रिलेटेड कैसे ये गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको कोई ओवरसीज़ प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन कंपनीज़ के द्वारा लिया गया है। ठीक, इंडियन कंपनी के द्वारा, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रिस्क पे है, ऑब्वियसली बात है पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रिस्क पे है। कल को जाके वहाँ का जो सारा सामान है, मतलब इंडिया ने कोई भी एक सामान भेजा है इंडियन कंपनी ने, और वो कल को वहाँ पे सीज हो जाए, और कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क दोनों इसमें बहुत ज़्यादा है। अब कोई भी फिर यहाँ से सामान भेजना ही नहीं चाहेगा, वो तो चाहेगा सिर्फ अपनी मार्केट में ही बिके। अब आप बोलेंगे सर ये तो अच्छा है ना, हमारी मार्केट में ही बिक रहा है। अरे यार देखो, फॉरेक्स रिजर्व जैसी चीज़ें कैसे आएंगी, हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हमें होना है। सेल्फ इंडिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें आप अपने घर में ही कर सकते हैं। यार अगर कोई एक क्रूड ऑयल बाहर से बाहर ही हो रहा है, मान लीजिए कि वो जो क्रूड ऑयल है वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ में मिल रहा है, या हम रसिया से ले रहे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि भारत में मिलने लगेगा कल को एकदम से। ठीक है, तो कुछ कंडीशन और कुछ मटेरियल सिर्फ पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलते हैं और आपको वो ज़रूरी भी है लेने, तो तब आप क्या करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है सेल्फ इंडिपेंडेंस का मतलब कि सारी चीज़ आप अपने विद इन द कंट्री ही कर सकते हैं, और बाहर से फिर तो बाहर से कोई ट्रेड ही नहीं करेगा। ठीक, सेल्फ इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप जो चीज़ कर सकते हैं खुद से, आप उन चीज़ों को तो बढ़ाइए ना। ठीक, और जो कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं उनको भी धीरे धीरे रिप्लेस करने की कोशिश करिए, बट एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें एक्सपोर्ट भी करना है, हमें इंपोर्ट भी करना है। ठीक, तो अब वहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं काफ़ी सारी। क्यों, क्योंकि यार कल को मान लो कि उस कंपनी को पेमेंट नहीं मिला, कल को अगर कोई भी एक कंपनी है
कंपनी मान लेते हैं कि कोई भी एक पी नाम की कंपनी है, उसने एक्सपोर्ट करा किसी एक क्यू नाम की कंट्री के अंदर में, अब यहाँ से उसको पेमेंट नहीं मिला, तब क्या होगा? और ये जो पेमेंट है ये ऐसे नहीं कि 1-2 हज़ार रुपये, ये तो कई कई सौ करोड़ों रुपए का होता है। और वो जो कंपनी है वो तो पूरी डूब जाएगी, और प्लस उसका सामान वगैरह कल को लुटेरे लूट के चले जाते हैं, समुद्र के थ्रू जाता है ना सामान, शिपिंग वगैरह के थ्रू, और बीच में वो गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है ऐसा, तो तब क्या होगा? वो तो पूरी कंपनी एक ही बार में उसने मटेरियल बनाया और कल को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही थी, वो सारा ही डूब गया, सारा रिस्क में हो गया, ये तो कल को दिवालिया घोषित हो जाएगा। ऐसे तो ये जितनी भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप हो जाएंगी। और कोई भी एक प्लेयर नहीं चाहेगा इस माना, क्यों? कोई आप थोड़ी चाहेंगे कि आप कर्ज में डूबे, ठीक है? आप भी थोड़ी चाहेंगे कि आप कर्ज में डूबे, तो हर एक कोई नहीं चाहेगा। तो ऐसे पूरा जितनी भी इकोनॉमी है वो तो एकदम खस्ता हालत पे आ जाएगी। तो इसलिए ये क्या करता है, ये एक्सपोर्ट में क्या प्रोवाइड करता है, एक आपको गारंटी प्रोवाइड करता है, ठीक? एक क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, एक तरीके से ये आपको इंश्योर करता है, जी इंश्योर करता है एक तरीके से आपको, जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं सामान को, ठीक? इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। और इसी से रिलेटेड हमारा एक नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट भी है, जिसको NEIA करके भी हम बोलते हैं, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट करके, जो कि फैसिलिटेट करता है ये जो ECGC जो हमने अभी डिस्कस करा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करा एक नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट मार्च 2006 के अंदर में, जो कि प्रमोट करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट, उनको एक क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करा के, इन केसेस जहाँ पे ECGC एबल नहीं होता है क्रेडिट कवर प्रोवाइड कराने के लिए, वहाँ पे ये NEIA प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये वहाँ पे NEIA प्रोवाइड करता है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। और जो प्रोजेक्ट है वो खुद भी अपने आप में कमर्शियली वाइबल होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होना चाहिए इंडिया के लिए, विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप। इंडिया के जो इंपोर्टिंग कंट्री है जहाँ पे कर रहा है, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें टैकल आउट भी करी जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपको फ़ायदा होना है, मतलब आप अपना फ़ायदा करने के लिए छोटी मोटी कंपनी करिए, एक्सपोर्ट के लिए भेज दिया और आपने खुद से ही वो सामान चोरी वोरी करवा दिए, ये सब मतलब। तो ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चेकिंग होती है कि जो कंपनी है उसके वो ये जो सामान एक्सपोर्ट कर रही है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जो एक्सपोर्टर है वो कैपेबल है क्या एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? और इसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, ठीक? तो वो सारी चीज़ें ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह चेक करके आपका वो फिर आपको ये इस तरीके का मतलब RECORD, हाँ ठीक है, ये रिकॉर्ड चेक करके पूरा देती है इंश्योरेंस, ठीक? चलिए नेक्स्ट। हालांकि अगर आप देखें तो मतलब एक्सपर्ट की माने तो कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं हमारे इंडियन इंश्योरेंस जो कि अभी फेस कर रहा है, जो कि देखे जा सकते हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है? कुछ चैलेंजेस जैसे कि एक चीज़ बताई जाती है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो जो लाइफ इंश्योर्ड कराती है वो बहुत कम कराती है, यानी कि जो उसका पेनिट्रेशन है ना, मतलब लोगों के बीच में जो इंश्योरेंस को लेके एक अवेयरनेस है वो बिल्कुल नहीं है, लोग मतलब कराते ही नहीं है। अवेयरनेस ऐसा समझ लो बिल्कुल ही बहुत मिनिमम है, वो एक तरीके से कुछ भी अपना कवर नहीं कराते हैं। और प्लस एक और चीज़ ये हो जाती है कि मतलब कुछ की जो है एक कुछ इतने पुअर हो, मतलब अवेयरनेस तो चलो ये हो गया कि लोग कराते नहीं, दूसरा ये है कि एक तो लोगों की कमाई हो रही है बहुत कम, और फिर उसमें से वो इतना पैसा नहीं देना चाहते हैं कि अरे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से क्या होता है कि कुछ जो मास लेवल पे जो पुअर लोग हैं वो उनके पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो एक प्रीमियम दे सके, ठीक? तो इसकी वजह से भी वो इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। हालांकि पुअर लोगों का तो चलो समझ में भी आ जाता है थोड़ा बहुत कि नहीं है, तो उसके हिसाब से हमें उनके रिफॉर्म वगैरह भी करने चाहिए। तो जो कुछ मिडिल क्लास लोग भी हैं वो भी नहीं कराते हैं मैक्सिमम, ये भी देखा गया है। तो एक्सपर्ट ने सजेस्ट भी कराई कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको इमर्ज होना चाहिए एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इंप्रूव करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री के अंदर में। इफ़ अगर हम इसमें फोकस्ड लेके चलते हैं, कुछ एक्शन प्लान लेके आते हैं, तो लगभग हमें अराउंड 15% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो कवर्ड होनी चाहिए हमारे एक तरीके से इन सारी चीज़ों में। हालांकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे ESIS करके मिलता है, CGHS कार्ड मिलता है, ठीक है?
आर्म्ड फोर्सेस में मिलता है, CAPF वगैरह में मिल जाता है जितने भी होती हैं, और PSUs में मिलता है, ठीक है। और ये कवर्ड होता है आपका जो हेल्थ वगैरह है। और आजकल कुछ जो है लगभग प्राइवेट कंपनीज जो है वो भी प्रोवाइड करने लगी हैं ये सारी चीज़ें तो। और ये चीज़ होनी चाहिए, इससे क्या होगा कि जो आपका पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ सेक्टर पे वो थोड़ा सा कम होगा। ऑब्वियसली बात है कि आपको अगर कल को कोई दिक्कत हो गई, भगवान ना चाहे कि हो, तो तब जो आपका पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम होगा अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो। और सबसे पहली बात दिक्कत ये है कि, और मतलब दिक्कत नहीं, ये तो वैसे चलो सही करा कि जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ओपन कर दिया गया 2000 में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए। और इस मतलब एक्सपेंड कर रहे हैं। बट हाँ ये है कि जितना एक्सपेंड कर रहे हो उतना आपको पॉपुलेशन के बीच में इसको अवेयर करके लोगों को इंश्योर्ड कराने के लिए भी कुछ इस तरीके के एक्शन प्लान लाने चाहिए बेसिकली, ठीक। ओके, तो चलिए ठीक है। एक्सपर्ट्स ये भी बिलीव करते हैं कि ये बेनिफिट करता है काफ़ी अच्छे से। मतलब ऑब्वियसली बात है, देखो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो खुद को भी री इंश्योर करा ले रही है, तो ये भी है कि कल को आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि अरे नहीं मिलेगा, कल को उन्होंने नहीं पैसा दिया तो तब क्या होगा, ये सब करके। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोवाइड करते हैं। और ये एक सोशल पर्पस है, यानी कि सोशल पर्पस के लिए ही बेसिकली इस पे इतना फोकस करा जा रहा है। बोलते हैं कि ये जो इंश्योरेंस है ये एक सोशल पर्पस के लिए ही लाई गई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी। IP एंड ID, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी। अगर आप देखते हैं तो ये जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, IP जो है, इसको डिफाइन करा जाता है। मतलब ये बेसिकली ऐसा ये क्या चीज़ बताती है, ये बताती है रेशियो, यानी कि वो जो प्रीमियम आप दे रहे हैं, यानी कि प्रीमियम और GDP, जितनी प्रीमियम आ रही है उसका GDP के साथ जो रेशियो है, ओके। और अभी बताएंगे कि इससे क्या फ़ायदा होता है इससे पता करने से। और इंश्योरेंस डेंसिटी ये बेसिकली आपका क्या बताती है, ये बताती है प्रीमियम जो कि अंडर रिटर्न है, यानी कि प्रीमियम टू टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन, देखो इससे क्या पता चलता है, जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन से इससे ये पता चलता है कि GDP में ये जो प्रीमियम आ रही है इसका कितना है, मतलब एक तरीके से कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रीमियम में, और कितने लोग मतलब GDP का कितना पार्ट है एक तरीके से। और इंश्योरेंस डेंसिटी से ये पता चलता है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग प्रीमियम भर रहे हैं। इन द सेंस उससे ये पता चल जाता है कि कितने लोग मतलब इंश्योरेंस ले चुके हैं, ठीक है जो। और अगर आप देखा जाए तो हमारे यहाँ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी दोनों ही कम चलते हैं, ठीक। हमारे यहाँ दोनों ही कम चलते हैं बिकॉज मतलब सबसे बड़े कारण इसमें क्या आ जाते हैं इन दोनों के कमी होने के। एक तो कॉम्प्लेक्स एंड डिलेड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है, यानी कि डिलेड हो जाता है जो क्लेम सेटलमेंट है, तो लोगों का तब भी विश्वास नहीं हो पाता। डिले क्लेम सेटलमेंट CS लिख देते हैं। और वेग एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है R&R वो बहुत ज़्यादा वेग है, काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आते हैं। अब चलो आप एजुकेटेड हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी एक पुअर पीपल को या अनएजुकेटेड लोग को समझाए तो उसको समझ नहीं आता। और सेटलमेंट के समय पर उसको वही चीज़ें दिखाई दी जाती हैं, नहीं देखो आपने ये ऐसा करा वैसा करा तो आपका क्लेम सेटलमेंट नहीं मिल सकता। तो फिर जो उसके आसपास के लोग होते हैं फिर वो भी नहीं चाहते हैं, अरे क्या ही करें, उनको ही क्लेम नहीं मिला, ठीक। तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। लैक ऑफ एजुकेशन तो है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें कि लोगों को पता नहीं है। उसके बाद कि लोअर इनकम लेवल है पॉपुलेशन का, जो लोअर इनकम लेवल है लोगों का, यानी कि जो पॉपुलेशन है लोअर इनकम लेवल है पॉपुलेशन का। सोशियो कल्चरल फैक्टर है, सोशियो कल्चरल फैक्टर है, ठीक। उसके अलावा अगर आप देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड
नहीं है इंडस्ट्री के अंदर में। अभी तो खैर थोड़ी थोड़ी जो कंपनीज हैं वो आ रही हैं, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। अभी तो धीरे धीरे कंपनी आ रही है, क्योंकि पहले क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, कोई किसी की अगर मोनोपोली होगी तो वो अपने प्रीमियम को हाई रखेगा, क्योंकि और कोई कंपनी है ही नहीं, तो और लोग उसको दे नहीं पाएंगे, तब कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली थी। तो जो गवर्नमेंट थी वो इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी लेकर आई, जिसने काफ़ी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी करा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पे भी। तो वो क्या लेकर आई, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पे अभी थोड़ा सा हमें असर देखने को मिला है। और आप लोग मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अभी हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी कितना चल रहा है। पता तो चले कि आप अवेयर्ड हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे को बताएंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि इंश्योरेंस को बढ़ाया जा सके। अगर पास्ट में भी देखा जाए तो काफ़ी कमेटी ने रिकमेंडेशन भी दी हैं, जैसे मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि आप पॉलिसी इनिशिएटिव लीजिए ये सब करके। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए, और रिसेंट की, हमें तो रिसेंट के इनिशिएटिव्स ध्यान रखने हैं वैसे। तो आप हेल्थ सेक्टर वाले देख लीजिएगा, और जैसे जन आरोग्य योजना वगैरह आ जाती हैं, या पीएम फसल बीमा योजना आ जाती हैं। तो इस तरीके से, और मतलब जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की स्कीम्स है, हालांकि मैं वो स्कीम्स भी कवर करूँगा। ठीक, तो हेल्थ वाली ये सारी स्कीम्स तो आपको ध्यान ही होनी चाहिए, और प्लस कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है ये सब, इससे ये पता चलता है कि हाँ गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है इन सारी चीज़ों को। ओके। और अगर देखा जाए तो जो इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके थ्रू क्या चेंजेस आए थे क्या नहीं, वो हल्के बहुत हम आपको बता देते हैं। ILAA 2015, तो मेजर चेंज क्या करा उसने, प्रमोशन करा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया। हालांकि अब तो शायद 100% अलाउ कर दिया है, पहले उसने 49% कर दिया था, उससे पहले 26% चलता था, फिर उसने 49% तक बोल दिया, अभी शायद 100% है मेरे हिसाब से, जो भी रिसेंट के चेंजेस हुए हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी गवर्नमेंट कंपनीज़ में, तो जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज थी, तो उसको भी उसने मतलब अभी क्या करा, ठीक तरीके से, मतलब जो एक तरीके से उनमें भी अब देखा जाए तो जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी उसको भी फुलफिल आपको देखने को मिल जाएगा। और प्लस नेशनलाइजेशन एक्ट के थ्रू काफ़ी नेशनलाइजेशन भी करे थे। और प्लस उसके बाद अगर देखा जाए तो ये किस पे भी फोकस कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन वाली चीज़ों पे। हालांकि ये अपने पास एक मतलब गवर्नमेंट सोचती है कि मिनिमम 51% शेयर उसी के पास रहे, ताकि डिसीजन इन्फ्लुएंस ना हो, उसी के अंडर में रहें। ओके, तो ये और एम्पावरमेंट करा गया IRDAI को, यानी कि एम्पावर यानी कि कुछ पावर दी गई IRDAI को, और भी IRDAI को जो हमने अथॉरिटी देखी थी, इसको इनेबल करा गया कि जो एजेंट टू वर्क मोर ब्रॉडली, यानी कि काफ़ी ज़्यादा और ब्रॉडली वर्क करेंगे कंपनीज के अलग अलग बिजनेसेस कैटेगरीज में। आईडीओ को एम्पावर करा गया कि वो रेगुलेट करेगी की एस्पेक्ट इंश्योरेंस कंपनीज का, जो कि ऑपरेशन करती हैं सॉल्वेंसी वाले में, इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ों में, एक्सपेंसेस या कमीशन वाली चीज़ों में। इसने एम्पावर करा कि अथॉरिटी जो कि रेगुलेट मतलब इसको एम्पावर कर दिया अथॉरिटी को कि वो रेगुलेट करेगी फंक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जैसी चीज़ों को भी। ठीक, और देखा जाए तो इसके अलावा अगर हेल्थ इंश्योरेंस पे भी फोकस करा गया। ठीक, री इंश्योरेंस बिजनेस को भी इंडिया में मतलब इस एक्ट के थ्रू थोड़ा सा और तवज्जो दी गई कि हाँ ये सारी चीज़ें कराओ, ताकि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो भी ना घबराएं। स्ट्रेंथन करा गया इंडस्ट्री काउंसिल्स को, और अपीलेट प्रोसेस को भी थोड़ा सा रोबस्ट करा गया। अपील वाला जो प्रोसेस है उसको भी, इफ़ अगर कोई भी ऐसा कोई दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है तो। ठीक चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किसके बारे में, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस,
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है बेसिकली, अगर आपको पता हो तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू भी। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है ये प्रोवाइड करा जाता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू व्हीकल्स पे। नॉन लाइफ इंश्योरेंस है ये, और ये व्हीकल्स पे होता है। ये जो इंश्योरेंस ये कवर करता है रिस्क अदर देन टू पार्टीज। देखो दो पार्टी कौन कौन सी होती हैं, एक तो हो गया जो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक आपकी होगी कार एक पार्टी, ठीक है, एंड कार एंड द ओनर, मतलब एक तो होगी कार पार्टी, एक हो गया ओनर जो इस गाड़ी का ओनर है, दो पार्टी हो गई हैं, ठीक। अभी जो पॉलिसी है ये प्रोवाइड नहीं करती है कोई भी बेनिफिट टू द इंश्योर्ड, हालांकि ये कवर करती है इंश्योर्ड लीगल लाइबिलिटी फॉर डेथ डिसेबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी लॉस और डैमेज टू द थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, यानी कि आपका इसमें कुछ भी इंश्योर्ड नहीं होगा, लेकिन जिससे भी आपका एक्सीडेंट हुआ है जो सामने वाला है जो कि थर्ड पार्टी है उसका लॉस को कवर करा जाएगा, ठीक है, उसको मतलब एक तरीके से इंश्योर्ड करा जाता है। और ये जो इंश्योरेंस है इस मतलब दिस इंश्योरेंस इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ओनली कवर। इंडिया में मैंडेटरी भी कर दिया गया है इस चीज़ को कि मतलब ऑब्वियसली बात है कि ये ज़रूरी थोड़ी कि आपके पास पैसे हों ये सारी चीज़ें हों तो आप उसको तुरंत दे देंगे। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ को झेलेगी, ठीक। अब इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेगी, ठीक, जो भी डैमेज हुआ है सामने जो थर्ड पार्टी है उसको, ओके। हालांकि क्लेम वगैरह आपके थ्रू वो प्रोसेस स्टार्ट वगैरह हो जाएगा और प्रीमियम भी आप ही देते हैं। अब इससे ये है ना कि आपके ऊपर जो बर्डन हो जाता है, अगर गलती से आपसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है, अगर आप रोड पे चलते हैं तो सामने वाली पार्टी को भी लॉस ना हो और आपको भी लॉस ना हो, ठीक। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। और काफ़ी सारी स्कीम भी चलाई गई हैं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसको PMSBY करके आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, ठीक है। इस तरह की गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाए जाते हैं जिससे कि मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से इंश्योरेंस को लोगों के बीच में प्रमोट करा जा सके, ओके। तो आपका इंश्योरेंस वाला जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है और जितने भी मतलब UPSC में खासकर प्रीलिम्स एंड मेंस में इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो एकदम तरीके से फिनिश हो गए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ये सारी प्लेलिस्ट से रिवाइज करें और इसके अलावा कुछ चैप्टर्स बच रहे हैं उनको भी मैं कवर करूँगा, लेकिन ये जो चैप्टर्स थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्योंकि यहीं से ही प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, यहीं से ही मिलेंगे जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर करे हैं, ओके। इसके अलावा जो कुछ चैप्टर्स हैं वो भी मैं कवर करूंगा, वो मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी कवर करूंगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जितने भी प्लेलिस्ट में अभी तक फिनिश कर दिए हैं। तो प्लीज़ इनको पढ़िएगा और साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप CSET कवर कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री कवर कर सकते हैं, ये सारा मैंने कवर करा रखा है प्लेलिस्ट में। पॉलिटी जो कि लक्ष्मीकांत लाइन बाई लाइन ही कर रहा हूँ मैं, GC लियोंग जो कि मैं लाइन बाई लाइन ही कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा लूसेंट जो कि लाइन बाइज लाइन ही कर रहा हूँ मैं, अब वो कवर कर सकते हैं, यानी कि आप फुल रिवीजन कर सकते हैं। PT 365 जो कि वो मैंने कवर करी है, ठीक है, अब वो भी देख सकते हैं। तो आप रिवीजन एक बहुत बेहतर वे में कर सकते हैं और प्लस जिनका फाउंडेशन वीक है तो वो भी इन क्लासेस को देखेंगे तो आप अपना फाउंडेशन एक बेहतर वे में कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।